Hello students, today we are going to discuss philosophy of education. जैसे philosophy of education की हम बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं या बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट हुए हैं। उन्होंने एजुकेशन को लेकर के अपनी अलग अलग मान्यताएं बताई है। उनके अलग अलग मत है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। किसी ने टीचर पर फोकस किया है, किसी विद्वान ने स्टूडेंट पर फोकस किया है, किसी विद्वान ने करिकुलम के ऊपर फोकस करा है। इस तरह से अलग अलग ढंग से फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अलग अलग विद्वानों ने के द्वारा कहा गया है। जैसे कुछ कहते हैं कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। कोई विद्वान क्या कहता है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। कोई कहता है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। कुछ बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस। किसी ने कहा है कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी एक्चुअली है क्या। जैसे कहा गया है कि योर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज व्हाट यू बिलीव अबाउट एजुकेशन एंड द वे चिल्ड्रन लर्न। जैसे रॉबिन्सन ने कहा है कि फिलॉसफी, अगर कहूँ कि मेरी अपनी फिलॉसफी एजुकेशन के बारे में क्या है, तो मेरी फिलॉसफी का मतलब ये हुआ कि मैं एजुकेशन के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा एजुकेशन को लेके क्या विचार है, मेरा क्या मत है कि एजुकेशन किस टाइप का होना चाहिए और बच्चों को किस वे में पढ़ाना चाहिए। तो फिलॉसफी का मतलब है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज दैट व्हाट यू बिलीव अबाउट एजुकेशन एंड द वे चिल्ड्रन लर्न। ये एक एजुकेशन की एक डेफिनेशन समझ लो, या और हम ये एक आउटलाइन क्लास जैसा है। बाद में हम डेप्थ में जाएंगे। पहले हम समझ लें कि फिलॉसफी कितनी टाइप की होती है। वैसे फिलॉसफी, ट्रेडिशनल फिलॉसफी एंड मॉडर्न फिलॉसफी, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को उसमें फ्लो चार्ट दूंगी। अभी हम जस्ट समझ लें कि कितनी कितनी टाइप की फिलॉसफीज होती हैं, जस्ट आप लोगों को नाम याद हो जाए। तो फिलॉसफी अब एजुकेशन में रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है ह्यूमनिज्म या एक्सटेंशनलिज्म, देन पेनेरियलिज्म, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरिज्म, इसेंशियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। ये थोड़े नाम आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा या लिख के याद करना पड़ेगा। ये फिलॉसफीज अलग अलग जो हम डिफरेंट टाइप से आगे आगे जा कर के हम डील करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप का उसका मेन उद्देश्य क्या है कि भविष्य में इसके क्या फीचर्स, शिक्षा के क्या फीचर्स हैं, ओपिनियन क्या है और क्या इससे रिलेटेड जानकारी है, ये सब मिलकर के फिलॉसफी बनती है। ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में रिकंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म ऑब्लिक एक्सटेंसिवलिज्म, पेनेरियलिज्म, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरिज्म, ये एसेंशियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा देखते हैं आगे कि अलग अलग राइटर ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली आर एजुकेशन फिलॉसफीज, एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी एग्जैक्टली में है क्या। जैसे अभी हमने देखा था थेल्मा रॉबर्टसन 2000 में कहा था कि मोस्ट प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कंफ्यूज देयर बिलीफ विद द आइडियाज ऑफ टीचिंग। ये कहते हैं कि भविष्य में जो भविष्य के बहुत सारे टीचर्स हैं, आने वाले टीचर्स हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई उनको किस ढंग से पढ़ाना चाहिए या उनका पढ़ाने का एक विश्वास क्या होना चाहिए, उनका पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। ये मोस्ट पर्सपेक्टिव टीचर्स कंफ्यूज देयर बिलीफ विद आइडियाज ऑफ टीचिंग। एक और कहा गया है कि एजुकेशनल फिलॉसफीज देन और नॉट व्हाट यू वांट टू डू इन द क्लास टू एड लर्निंग। वो क्या कहते हैं कि केवल यही नहीं है कि आप पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में उनकी लर्निंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी नहीं, बट व्हाई यू डू देम एंड हाउ दे वर्क।
बल्कि आप किस प्रकार से कर रहे हो और बच्चे उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से आउटकम उसका आ रहा है. देन आर नॉट व्हाट यू वांट टू डू इन द क्लास टू एड लर्निंग, बट व्हाई यू डू देम एंड हाउ दे वर्क. जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि स्टूडेंट प्रपोज टू यूज कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक इन देयर क्लासरूम. जैसे बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि एक कोऑपरेटिव ढंग से, कभी कभी देखो बच्चों को उनके अपने आपस में वो इतने इंटरेक्टिव होते हैं और वो इतना बच्चे क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्शन से ही सीख जाते हैं. तो स्टूडेंट प्रपोज टू यूज कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक इन देयर क्लासरूम. क्यों वो लोग एक लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक क्लासरूम में इस्तेमाल करना चाहते हैं? फिलोसफीज नीड्स टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू एक्शन. इफ यू वांट टू यूज सर्टेन टेक्निक्स, देन you need to understand how they are effective in the classroom to create that portion of your education philosophy. फिलोसफी क्यों ज़रूरी है कि जो फिलोसफीज़ है, जो आइडियाज़ हैं, जो आपके सिद्धांत है शिक्षा को लेकर के, जो आपके मत है, ये इनके द्वारा ही नीड टू ट्रांसलेट आइडियाज़ इनटू एक्शन. हमारे पास जो मेंटल नॉलेज है, उस नॉलेज को हम अपने प्रैक्टिकल में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक फिलॉसफी की एक नीड है. इफ़ यू वांट टू यूज सर्टन टेक्निक, अगर हम कोई सर्टन टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, देन उस टेक्निक को पहले हमको समझना पड़ेगा. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर इफेक्टिव इन द क्लासरूम टू क्रिएट दैट पोर्शन ऑफ योर एजुकेशन फिलोसफी. अब सपोज मैं बोलूँगा भाई लेक्चर मेथड बहुत इफेक्टिव है, मैं कहूँ कि भाई लेक्चर मेथड बहुत इफेक्टिव है, तो भाई लेक्चर मेथड का मुझे पहले टेक्निक समझना पड़ेगा और मुझे ये बताना पड़ेगा हाउ इट इज़ इफेक्टिव इन द क्लासरूम टू क्रिएट द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट. अब फिलोसफीज और क्या करता है, फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन हैव ट्रेवल्ड डाउन ए ट्री ऑफ ब्रांचेस. मतलब जो फिलोसफीज धीरे धीरे बहुत ऊपर से फिलोसफीज आते बहुत सारा उसमें चेंजेस हो गया है और बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गई है. द फर्स्ट 4 सपोर्ट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी. अब अगर मेन ब्रांचेस अगर हम देखें फिलोसफी की, तो आइडियलिस्ट स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, प्रैग्मेटिज्म स्कूल एंड एक्सटेंशियल स्कूल ऑफ थॉट्स. कौन कौन से थॉट्स हमारे एक हम अगर हम थॉट की बात करते हैं तो एक हमारा थॉट आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, एक्सटेंशियल स्कूल ऑफ थॉट्स है. ये थोड़ा आप लोगों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, आपको उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा. अब हम और दूसरा है, अब हम इसको समझे कि आइडियलिज्म क्या होता है. आइडियलिज्म फिलॉसफी जो है, आइडियलिज्म फिलॉसफी किस पे काम करती है? आइडियलिज्म फोकस ऑन ए सब्जेक्ट मैटर. आइडियलिज्म क्या कहता है? वो सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए कहता है. जैसे कहा गया ना, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग इसके प्रवर्तक. जैसे आइडियलिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, भाई आइडियलिज्म के प्रवर्तक कौन है, ये आइडियलिज्म को मानने वाले कौन कौन है, रियलिज्म को मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, वो हम देखेंगे. पर हम भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि आइडियलिज्म क्या होता है, किस पे फोकस करता है. जो आइडियलिज्म फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म है एजुकेशन की है. आइडियलिज्म क्या करती है? आइडियलिज्म फोकस ऑन ए सब्जेक्ट मैटर, नंबर 1. करिकुलम एम्फेसाइजिंग द ग्रेट आइडियाज ऑफ कल्चर. आइडियलिज्म कहता है कि सब्जेक्ट मैटर है हमारा, और जो करिकुलम है, जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम, जो विद्यार्थियों का जो स्कूल कॉलेज में जो पाठ्यक्रम बनता है, वो किस पे एम्फेसाइज करना चाहिए? ग्रेट आइडियाज ऑफ द कल्चर. ये आइडियलिज्म हमारे कल्चर पे फोकस करता है कि जो हमारे कल्चर, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, उस कल्चर पे फोकस करने के लिए बोलता है. और वो बोलता है कि यू मस्ट पोंडर आइडियाज टू मेक देम होल. ये कहता है कि सारे कल्चर को इकट्ठा करके एक एज ए होल आइडियलिज्म, एज जैसे इसका नाम है आइडियलिज्म, तो ये फोकस सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करता है और ये चाहता है कि करिकुलम पूरा किस पे एम्फेसाइज करे? ग्रेट आइडियाज ऑफ कल्चरल पे करे, और ये सारे कल्चर के आइडियाज़ को एज ए होल हम इसको बाइंड करें और एज ए होल इसकी स्टडी करें. आइडियलिज्म ये कहता है. अच्छा, रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म जो फिलॉसफी है, रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि सब्जेक्ट मैटर करिकुलम स्ट्रेसिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज. रियलिज्म कहता है कि भाई सब्जेक्ट मैटर जो करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर का जो करिकुलम है वो किस पे स्ट्रेस करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे.
ऑब्जेक्टिव नॉलेज और वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज और वैल्यूज पे फोकस होना चाहिए। रियलिटम जो रियलिटीज है ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एवरीवन शुड ऑब्टेन द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डज और नाउ ही कंसिडर्ड कॉन्सेप्ट। मीन्स वो कहता है कि भाई जो करिकुलम है वो ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज पे फोकस करे, वैल्यूज पे फोकस करे, और एवरीवन शुड ऑब्टेन द सम सेम रिजल्ट, सबको एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि सभी एक जैसा उसको अप्लाई कर रहा है। रियलिज्म ये कहता है, रियलिज्म को और अपन डेप्थ में भी देखेंगे। अभी ये समझ लो कि भाई कौन सी फिलॉसफी का क्या मेन कॉन्सेप्ट है, कौन सी फिलॉसफी क्या कह रही है, ये हम समझ ले पहले। देन पेरेनियलिज्म, पेरेनियलिज्म क्या कहता है, ये किस पर फोकस करता है, फोकस ऑन ह्यूमन कंसर्न दैट हैव कॉस्ट कंसर्न फॉर सेंचुरीज रिवील्ड थ्रू ग्रेट वर्क। वो केवल ह्यूमन कंसर्न दैट हैव कॉस्ट कंसर्न फॉर सेंचुरीज, जो एक जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नदियाँ सदाबहार नदियाँ होती है, उनमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो जो पेरेनियलिज्म क्या कहता है कि हमारी जो स्टडी का जो पद्धति है वो ऐसी होना चाहिए कि वो सालों से एक जैसी हो, जिसमें ज़्यादा हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी चीज़ जो हम बार बार चेंज करेंगे तो हमको मेन मनी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी बहुत की। तो हम ऐसी शिक्षा पद्धति लाएं जिसके हमको बार बार मैनिपुलेशन ना करना पड़े, कोई चेंज ना करना पड़े, और सेंचुरीज टू सेंचुरीज रिवील्ड थ्रू ग्रेट वर्क, क्योंकि इसमें बार बार कोई मैनिपुलेशन की संभावना नहीं होना चाहिए। ये पेरेनियलिज्म कहता है। इसने पूरा ह्यूमन कंसर्न पे करा है, जो सेंचुरी से सेंचुरीज चलता रहे, और ग्रेट वर्क जिसके अंदर हमको ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत न पड़े। नाउ इसेंशियलिज्म, जैसे इसका नाम है इसेंशियलिज्म, रूटेड पार्शली इन आइडियलिज्म। जो इसेंशियलिज्म है इसकी जड़ें किस में है, आइडियलिज्म में ही जड़ें हैं। एज वेल एम्फेसाइज, ये किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये किस पे फोकस कर रहा है, इसका कहना क्या है कि हमको किस चीज़ पे फोकस करना है ज़्यादा, एम्फेसाइज द स्किल्स एंड सब्जेक्ट दैट डेमोस्ट्रेट द कल्चरल हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। इसेंशियलिज्म का मानना ये है, ये आइडियलिज्म से भी सहमत है, आइडियलिज्म इसकी जड़ें आइडियलिज्म में ही है, और कहता है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो स्किल्स पे होना चाहिए, एक टेक्निकल स्किल्स हमको डेवलप होना चाहिए, हुनर पे डिपेंड होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए जिनको डेमोस्ट्रेट कर सके, और हमारे कल्चरल हेरिटेज और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा होना चाहिए, हमारे स्किल्स ऐसा होना चाहिए जो हमारी कल्चरल हेरिटेज और सोसाइटी में हमारा योगदान हो। इसेंशियलिज्म का मानना ये है। देन प्रेगमेटिज्म भी एक फिलॉसफी ऑफ थॉट्स है। ये क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। प्रेगमेटिज्म विज्ञान को फोकस करता है, ये विज्ञान का मानने वाला है। ये कहता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस, आपका सब्जेक्ट मैटर इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इस शिक्षा पद्धति आपकी इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बच्चों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ सके, समस्याओं के समाधान के लिए अप्रोच आ सके, वो और साइंटिफिक मेथड पे होना चाहिए। और क्या करते हैं, एम्फेसाइज द नीड टू एक्ट ऑन कॉन्सेप्ट बाय टेस्टिंग देम। प्रेगमेटिज्म विज्ञान पे आधारित है, और वो कहता है कि हमको हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट वो वैसा नहीं है, खाने वाला टेस्ट नहीं, हमको हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके हमको देखना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर देखना चाहिए, और वैज्ञानिक आधार पर उसकी सत्यता होने के बाद ही उसको हमको मानना चाहिए। ये प्रेगमेटिज्म कहता है। इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉलोइंग द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। और ये क्या, एम्फेसाइज द नीड टू एक्ट ऑन कॉन्सेप्ट बाय टेस्टिंग देम। ये प्रेगमेटिज्म का मानना है। अब प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है, प्रोग्रेसिविज्म ये बोलता है कि भाई इंस्ट्रक्शंस फीचर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड
ग्रुप एक्टिविटीज़। जो प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि भाई इंस्ट्रक्शंस इस तरह से होना चाहिए, शिक्षा इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और एक टाइप की ग्रुप एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और इंस्ट्रक्टर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड अपोज टू ए लीडर। जो इंस्ट्रक्टर है या जो टीचर है उसको एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए और एक लीडर की तरह काम एक वो फैसिलिटेटर है, मतलब बच्चों को सीखने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको सिखाना आसान करता है। और अपोज टू ए लीडर, जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ाने वाला है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए और एक लीडर की तरह काम करना चाहिए। ये प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी ऑफ थॉट का ये मानना है। देन सोशल रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। अब सोशल रिकंस्ट्रक्शनलिज्म क्या कहता है, ये शिक्षा कैसी होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन दैट फोकस ऑन सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एन एफर्ट टू सॉल्व देम। सोशल रिकंस्ट्रक्शनलिज्म ये कहता है कि भाई जो भी शिक्षा पद्धति है ये किस पर फोकस होना चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इसका यूज होना चाहिए और उसका एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम जो सिग्निफिकेंट है। ये सोशल रिकंस्ट्रक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये इसका मानना ये है। देन एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि क्लासरूम डायलॉग्स स्टिमुलेट्स अवेयरनेस। ईच पर्सन क्रिएट एन अवेयरनेस gleaned from discussion and encourage deep personal reflection on his or her conviction. एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो व्यक्ति है इसने व्यक्ति विशेष पे महत्व दिया है कि जो टीचर है क्लास में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, इस तरह से पढ़ाए वो, ताकि बच्चों के अंदर एक डिस्कशन को मोटिवेशन मिले, बच्चों में एक अवेयरनेस आए और बच्चे अपना खुद पर्सनल रिफ्लेक्शन दे, अपने खुद विचार रखे टीचर के सामने, या मतलब एक उनको आज़ादी देना है कि भाई बच्चे अपने लेवल से क्रिएटिव, क्योंकि आप उनको फ्रीडम देंगे तो वो अपने हिसाब से अपने पर्सनल अवेयरनेस लाएंगे, अपने पर्सनल डिस्कशन लाएंगे, अपने पर्सनल क्रिएटिविटी आएगी। इस तरह से ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना है। देन अब हम इसको देख लें, जैसे पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म आर इंस्ट्रक्टर हु फील दैट द नॉलेज that has been passed through the ages should be continued as the basis of the curriculum, like the classic work of Plato and ये इनिस्टियन जो ये भी है जो शिक्षाविद है प्लेटो और इनिस्टियन करके है, जो उनका क्या कहना है कि ये कहते हैं कि जो प्लेटो और आइंस्टाइन है, तो ये इनका क्या कहना है कि जो पेरेनियलिस्ट है ये इंस्ट्रक्टर वो हु फील दैट नॉलेज दैट बीन पास थ्रू द एजेस टू बी कंटिन्यूड एज द बेसिस ऑफ करिकुलम। इसका कहना है कि अपन ने पहले भी देखा था कि शिक्षा है जो एक पानी जैसे बहती होना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, और एक कंटिन्यूस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये होना चाहिए, एक क्लासिक वर्क होना चाहिए, और ये क्लासिक वर्क का प्लेटो एंड आइंस्टीन का है। और इसने यही कहा है कि वो फील करते हैं कि नॉलेज दैट हैज़ बीन पास थ्रू द एजेस शुड बी कंटिन्यूड एज द बेसिस ऑफ द करिकुलम। बिल्कुल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नॉलेज या शिक्षा पद्धति चलती रहे, उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन की ज़रूरत हमको न पड़े। और जो पेरेनियलिस्ट है वो क्या मानते हैं, जो आइंस्टीन और ये है जो प्लेटो और क्या मानते हैं कि जो पेरेनियलिस्ट है बेस देयर टीचिंग ऑन रीजन, लॉजिक एंड एनालिटिकल थॉट। इसका अपना क्या कहता है, वो उसकी टीचिंग कैसी होना चाहिए, रीजन के आधार पे होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, एक एनालिटिकल होना चाहिए, एक एनालिसिस करना चाहिए, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। ओनली इंफॉर्मेशन दैट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम is relevant, they do not elicit student input। मीन्स आपका जो बच्चों को पढ़ाने का ढंग एक एनालिटिकल होना चाहिए, बच्चों को जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक टेस्टिंग के आधार पे होना चाहिए,
जिससे बच्चों के अंदर आप क्या इनपुट डाल रहे हैं, क्या नॉलेज जा रहे हैं, दैट मस्ट बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और क्लासेस मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर अंडर दिस अप्रोच वुड बी हिस्ट्री, साइंस, मैथ एंड रिलीजन क्लासेस। ये बोलता है कि भाई क्या क्या अप्रोच होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के, क्या क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और रिलीजियस क्लासेस होना चाहिए, ये पेरेनियलिस्ट मानते हैं। अब अगर पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिविज्म फिलॉसफी ऑफ थॉट क्या कहता है, द इंस्ट्रक्टर हुज टीचिंग फिलोसफीज आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। वो कहता है कि भाई जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो जो टीचर जो फिलोसफीज पढ़ा रहा है, जो टीचिंग मेथड है उसकी, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेड फैक्ट एंड टेंजिबल ट्रूथ। टेंजिबल यानी टेस्टेबल, जिनको साइंस के आधार पर उसको टेस्ट किया, और ट्रूथ, और नॉर्मली दोज हु वुड बी इन द मैथ एंड साइंस डिपार्टमेंट। इस तरह से पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट है। दिस टीचर डू नॉट फील दैट रिलीजन एंड द सुपरनेचुरल शुड बी पार्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस। कुछ टीचर दिस टीचर डू नॉट फील दैट द रिलीजन और सुपरनेचुरल शुड बी अ पार्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस। हमेशा मतलब ये नहीं भाई रिलीजन और सुपरनेचुरल चीज़ को दिमाग में रख करके काम करें, ये नहीं कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी, द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द अननोन इज कंसिडर्ड इलॉजिकल। हम हर समय हम जो चीज़ हमने देखी नहीं है, अननोन है या अनसर्टन है, उसको लेकर चलना वो भी एक इलॉजिकल है। इस तरह से हम कुछ जो चीज़ हमारे समझ से बाहर है या जो चीज़ हम उन पर विश्वास नहीं करते, उन चीज़ों को हर बार लेकर के चले, ये भी ठीक नहीं है। ये पॉजिटिविज्म आप केवल अभी अब नाम याद कर लो, है ना, ये सब रिपीटेशन में आएगा बार बार आगे की क्लासेस में। थोड़ी ये क्लासेस आपको डिफ़िकल्ट जरूर लगेगी, बट यू जस्ट मेमोराइज द नेम ऑफ द फिलोसफी, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं थोड़े डिफ़िकल्ट है। देन बिहेवियरिस्ट क्या मानते हैं, बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एज अ अप्रोच टू कंट्रोलिंग द टीचिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू देयर बिलीफ इन द इंस्ट्रिक्सिक नेचर ऑफ ह्यूमन टू रिएक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो बिहेवियरिस्ट है वो मानते हैं कि बच्चों को आप कंट्रोल करने के लिए पनिशमेंट देंगे या रिवार्ड देंगे या अप्रोच करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, या उनका टीचिंग इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने के लिए आप उनको पनिशमेंट दीजिए, या बच्चे अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं तो पनिशमेंट दीजिए, रिवार्ड दीजिए। तो क्या बिहेवियरिस्ट बिलीव इन द रिवार्ड एंड पनिशमेंट एज ए अप्रोच टू कंट्रोलिंग द टीचिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू देयर बिलीफ इन द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ ह्यूमन। मीन्स ये इनका मानना है कि इंसान के अंदर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है कि हम अगर उनको रिवार्ड देंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, और पनिशमेंट, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे आप उनको पनिशमेंट दोगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट या इनकी सोच ये वाली थी बिहेवियरिज्म थॉट ऑफ फिलॉसफी में। इसमें एक चीज़ ये भी मानते हैं ये लोग बिहेवियरिज्म वाले कि दिस टीचर सेंटर्ड system ultimately allow the student to be controlled by educator who make the environment pleasant or unpleasant depending on the students behavior. ये भी मानते हैं कि टीचर सेंटर्ड सिस्टम, इन्होंने टीचर को सेंट्रल माना है कि सारी चीज़ें टीचर सेंटर्ड होती है, अल्टीमेटली अलाउ द स्टूडेंट टू कंट्रोल बाय द एजुकेटर। इनका मानना है कि एक स्टूडेंट टीचर को कंट्रोल करता है, हु मेक द इन्वायरमेंट प्लीसेंट, और वही टीचर ही चाहे तो इन्वायरमेंट को खुशनुमा बना सकते हैं और या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के योग्य बना सकते हैं, या टीचिंग या अनप्लीसेंट में बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट बिहेवियर। अगर बच्चों का व्यवहार अच्छा रहेगा या टीचर का व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो इन्वायरमेंट प्लीसेंट रहेगा, या बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं है टीचर का अच्छा रहेगा तो भी वो प्लीसेंट इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों की यहाँ पर भूमिका है, दोनों ही टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में उनका अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगी। देन इसेंशियलिज्म,
इसेंशियलिज्म क्या, जो इसेंशियलिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं, वो क्या फिलॉसफी, उनकी क्या फिलॉसफी है, कि देयर इज ए यूनिवर्सल पूल ऑफ नॉलेज नीडेड बाय ऑल स्टूडेंट। उन्होंने कहा कि एक नॉलेज बहुत बड़ा एक पूल या सागर कह सकते हैं, या बहुत बड़ी नदी है, यूनिवर्सल नॉलेज, और हर स्टूडेंट को नॉलेज की ज़रूरत है। द फंडामेंटल टीचिंग आर द बेसिस ऑफ द करिकुलम। ये एसेंशियलिज्म कहते हैं कि बच्चों को फंडामेंटल जो टीचिंग है, फंडामेंटल बेसिस है करिकुलम का, फंडामेंटल से उनको शुरू करना है, बेसिक से शुरू करना है। इनका कहना ये एसेंशियलिज्म बिलीव दैट देयर इज ए यूनिवर्सल पूल ऑफ नॉलेज नीडेड बाय ऑल स्टूडेंट, द फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग आर द बेसिस ऑफ द करिकुलम। जिसमें इसेंशियलिज्म वाले क्या पालते हैं कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए। इसेंशियलिज्म वाले बोलते हैं कि इनको मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए बच्चों को, साइंस है, हिस्ट्री है, फॉरेन लैंग्वेज है और इंग्लिश है। इसेंशियलिज्म वालों का मानना ये। फिर वो ये भी कहते हैं कि ओकेशनल क्लासेस आर नॉट सीन एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। ये बोलते हैं वो जो ओकेशनल क्लासेस है उसका कोई वो नहीं है, नॉट सीन एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। जबकि ओकेशनल अगर हम देखें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली चेंज होता चला गया, ओकेशनल क्लासेस आज के समय में कंपलसरी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ओकेशनल क्लासेस नॉट सीन एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। हर फिलॉसफी का अपना एक क्रिटिसिज्म भी है जो हम देखेंगे। इनका जो इसेंशियलिज्म और क्या मानता है, इसेंशियलिज्म वालों का कहना है कि क्लासरूम आर फॉर्मल, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर। इनका कहना है कि क्लासरूम बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, टीचर सेंटर होना चाहिए और स्टूडेंट पैसिव लर्नर होना चाहिए। मतलब जो टीचर करके दे रहा बच्चे उससे सीख रहे हैं, वो पैसिव लर्नर। एक्टिव लर्नर, जैसे एक्टिव लर्नर का मतलब क्या होता है कि हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी स्किल्स डेवलप होती है। पर इनका कहना है कि क्लासरूम आर फॉर्मल, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर। इनका कहना ये है। फिर ये और क्या कहते हैं कि इवैल्यूएशंस आर प्रीडोमिनेंटली थ्रू टेस्टिंग एंड देयर आर फ्यू इफ एनी प्रोजेक्ट आर पोर्टफोलियोज। ये कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न्स होता है, एग्ज़ाम जो बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं हम एग्ज़ाम्स कहते हैं, ये प्रीडोमिनेटली थ्रू टेस्टिंग, ये हल्की फुल्की एक टेस्टिंग होना चाहिए। और इफ़ देर इन प्रोजेक्ट, या कुछ प्रोजेक्ट दे दो उनको, या कुछ पोर्टफोलियो दे दो, या कुछ टास्क दे दो, ये इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई इवैल्यूएशन हो जाएगा। और क्या मानते हैं वो लोग, उनका कहना है कि दीज इंस्ट्रक्टर इजीली एक्सेप्ट द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट बिकॉज टेस्ट स्कोर आर द मेन फॉर्म ऑफ द इवैल्यूएशन। ये कहते हैं कि भाई नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, कोई सा भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। एक्ट बिकॉज द टेस्ट स्कोर आर द मेन फॉर्म ऑफ द इवैल्यूएशन। उनको भाई कि जो भी इवैल्यूएशन होता है, जो भी टेस्ट होता है, कोई भी इसमें किसी भी बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है। हर बच्चों को एक टेस्ट स्कोर दे करके हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। नो बिहाइंड, नो चाइल्ड बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड। ओके, देन प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है। अब हम प्रोग्रेसिव फिलॉसफी ऑफ थॉट देखते हैं कि ये कहता है कि दिस इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड। प्रोग्रेसिज्म स्टूडेंट सेंटर मान रहा है। जैसे हमने पिछले इसमें देखे एसेंशियलिज्म में टीचर सेंटर्ड है। ये प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि दिस इज ए स्टूडेंट सेंटर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर स्टूडेंट follow the scientific method of questioning and searching for the आंसर। इनका कहना है ये स्टूडेंट सेंटर है और जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दिया जाता है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे स्टूडेंट, और एक साइंटिफिक मेथड या क्वेश्चनिंग और सर्च के आधार पे वो अपना आंसर देंगे। इन्होंने भी साइंटिफिक मेथड को, प्रोग्रेसिविज्म ने साइंटिफिक मेथड को माना है, पर यह स्टूडेंट सेंटर, ये बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। फिर इवैल्यूएशन इंक्लूड प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। ये भी कहते हैं कि इवैल्यूएशन एक बच्चों को प्रोजेक्ट होना चाहिए या पोर्टफोलियो टाइप दे दो उनको, इस तरह से उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। और करंट इवेंट्स आर यूज टू कीप स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट मैटर। प्रोग्रेसिविज्म वालों का मानना ये भी है जो करंट इवेंट्स हैं वो बच्चों को जो करंट इवेंट्स हैं उनमें यूज टू कीप स्टूडेंट इंटरेस्टेड। जो करंट इवेंट्स हैं उनमें बच्चों का क्या इंटरेस्ट है और उनका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम देना चाहते हैं। ये भी मानते हैं कि स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर एज अपोज टू द पैसिव लर्नर।
ये वो उन्होंने पिछली क्लास में केवल पिछली फिलॉसफी ये मानती थी कि भाई पैसिव पर, लेकिन यहाँ पर एक्टिव लर्नर है। पहले एक्टिव लर्नर देन द एज अपोज टू पैसिव लर्नर। एक्टिव और पैसिव लर्नर दोनों हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये एक्टिव और पैसिव दोनों बच्चों को एक्टिव मानते हैं टीचिंग में। द टीचर इज ए फैसिलिटेटर रादर देन द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ये इन्होंने भी टीचर को मानते हैं कि भाई टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए और सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस के बीच में फैसिलिटेटर होना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो भी टीचिंग की प्रोसेस होती है, पढ़ने पढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको केवल फैसिलिटेट करता है, बाकी सब स्टूडेंट इनपुट इज इनकरेज एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू फाइंड देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर। बच्चों को कुछ जैसे सिनारियो दे दिया या कुछ प्रॉब्लम दे दिया, उनको बच्चों को खुद और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, इस आंसर को लेके आपकी समझदारी क्या है, आप अपनी अपनी समझ से इस चीज़ का जवाब दो। तो बच्चे अपनी अपनी समझ से इनकरेज होकर के अपने अपना इंटरप्रिटेशन में वो अपना आंसर देंगे। रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म क्या है उसको और डिटेल में हम, द स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी। ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म में एक स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी है जो क्या करती है, इंस्टिल ए डिजायर टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। वो स्टूडेंट को कैसे बनाता है, स्टूडेंट को वर्ल्ड में एक बेटर प्लेस बनाने के लिए कहता है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वर्ल्ड के अंदर एक बेटर जगह मिले। इट प्लेस ए फोकस ऑन कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड इश्यूज एंड यूज करंट इवेंट एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर द थिंकिंग प्रोसेस। इनका कहना है कि जो वर्ल्ड में जो भी इश्यूज हो रहे हैं या करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनका भी हमारी टीचिंग एक्टिविटी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी जो कंट्रोवर्शियल है, ये इट प्लेस ए फोकस ऑन कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड इश्यूज एंड यूजेस करंट इवेंट्स एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर द थिंकिंग प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड वाइड जो करंट इवेंट्स कोरोना की चल रही है, ये कोरोना ने हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को बहुत प्रभावित करा है। इन्होंने हमारे एजुकेशन को प्रभावित करा है। देख के सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फेस टू फेस टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे, तो एक इन्होंने हमारी सब कुछ चेंज कर दिया है। ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। रिकंस्ट्रक्शनलिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास एक फाउंडेशन है, हम उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमारा जो फाउंडेशन जो डिस्टर्ब हो गया है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करके हम वापस उसको खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो एजुकेशन, हमारी जो पद्धति है, जो कहीं कहीं से हमारी पद्धति चेंज हो गई है, या जो वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज चल रहे हैं या करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके कारण हमारी शिक्षा पद्धति जो डिस्टर्ब हो गई है, हम हमारी शिक्षा पद्धति को वापस क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या वापस हम बना रहे हैं, कहीं कहीं जो डैमेज हुई है। ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म और क्या मानता है, दीज स्टूडेंट्स आर टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। ये जो रिकंस्ट्रक्शनलिज्म का सिद्धांत है या फिलॉसफी, ये कहती है कि दीज स्टूडेंट्स आर टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। मीन्स जो पहला बना हुआ है, जो पहला ढर्रा बना हुआ है या जो फाउंडेशन बना है, उसको हमको क्या करना, बच्चों को हमको क्या सिखाना, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। बच्चों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमको बताना है कि ये बच्चे जब एक साथ मिलकर के कोई काम करेंगे तो दे विल ब्रिंग द चेंज, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है चेंज लाना। तो दीज स्टूडेंट्स आर टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। और इनका मानना यह भी है कि these teachers incorporate what is happening in the world with what they are learning in the classroom। ये टीचर को ये भी बताना है कि जो वर्ल्ड में जो चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ हुई तो अब इंडिया को अफेक्ट नहीं करेगा, या इंडिया में कोई चीज़ हुई तो चीन को अफेक्ट नहीं करेगा। वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी तरह का जो इवेंट्स होता है वो हमारी क्लासरूम लर्निंग को अफेक्ट करता है, वो हमारी हर तरह के हमारे ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म कहता है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म
तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म अलग है, कंस्ट्रक्टिविज्म अलग है। ये कहता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द की टू दिस टीचिंग स्टाइल। एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है टीचिंग स्टाइल में। अगर टीचर ही बोलता जा रहा है लेकिन बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं है, बच्चों का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स टीचर की चेहरे पर, टीचर की आंखों में देख करके समझना। नहीं तो कभी कभी क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन बच्चों का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कहीं कोई तो मोबाइल देखता रहता है, या कभी कोई कहीं का ध्यान कहीं, भले ही टीचर की तरफ देख रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी ऑफ थॉट ये कहती है कि भाई सबका, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचिंग स्टाइल में होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर फ्री टू एक्सप्लोर देयर ओन आइडियाज। टीचिंग के समय क्या है कि स्टूडेंट्स पूरे फ्री होते हैं टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज एंड शेयर द कॉन्सेप्ट विथ वन अनदर इन द नॉन ट्रेडिशनल वे। मीन्स बच्चे जो हैं वो भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्टिव होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटी कहते हैं इसको। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इज कंसिडर्ड ट्रू लर्निंग। और जब आपस में अपने आइडियाज़ शेयर करके, आपस में जो बात करके, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्कशन होता है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, तो और इफेक्टिव कन्वर्सेशन होता है, और वो एक टाइप की एक ट्रू लर्निंग होती है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है। देन ह्यूमैनिज्म ऑब्लिक एग्जिस्टेंशियलिज्म। ह्यूमैनिज्म को ही एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। तो इसका मानना है कि ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी। ह्यूमैनिज्म कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि स्टूडेंट सेंटर फिलोसफी है। दिस एजुकेशनल मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ चॉइस अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। ये इन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट सेंटर फिलोसफी है, और इनका मानना है कि जो एजुकेशनल मेथड है या टीचिंग मेथड है वो बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ चॉइस अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों को पूरा फ्रीडम देना चाहिए कि बच्चों को किस ढंग से पढ़ना पसंद कर रहे हैं। वो इस ढंग से, इन्होंने ये कहा कि सारी चीज़ें बच्चों पे छोड़ दो, बच्चे किस ढंग से पढ़ना चाह रहे हैं। पर इसके क्रिटिसिज्म भी है, अगर हम सारी चीज़ें बच्चों पे छोड़ देंगे तो हमको इसके गुड आउटकम नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रीडम का कभी कभी अनड्यू एडवांटेज भी उठाया जाता है। और फ्रीडम की भी अपनी एक लिमिट होती है, क्योंकि जब हम किसी को फ्रीडम देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फ्रीडम का डजंट मीन कि हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ दें। तो इस तरह से इनका जो कहना है कि भाई ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, और जो भी एजुकेशनल मेथड पढ़ाई जाती है, जो आइडियाज़ है वो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट, उस स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से होना चाहिए। इनका मानना ये भी है कि द स्टूडेंट इंगेज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड वर्क टुगेदर विद द टीचर एंड हर पीयर टू डेवलप ए करिकुलम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम दैट अलाउ फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ये इनका ये भी मानना है कि स्टूडेंट्स को भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में मिलाना चाहिए, और करिकुलम जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें बच्चों को भी मिलाना चाहिए। इनका कहना है कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, उनमें भी बच्चों को इंगेज करना चाहिए, और दैट अलाउ फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इससे बच्चों में क्या होगा कि एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और एक एबिलिटी डेवलप होगा। इनका कहना ये है कि पीयर ग्रुप के द स्टूडेंट इज इंगेज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड वर्क्स टुगेदर विद द टीचर एंड हर पीयर टू डेवलप ए करिकुलम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम दैट अलाउड फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो ये हमारा एक टाइप का थैंक यू बच्चों, ये एक हमारी एक आउटलाइन क्लास थी, ठीक है। तो आप केवल इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज़ के नाम याद कर लें, इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन सी फिलॉसफी का क्या मानना है। ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, जैसे हमने डिस्कस करा था कि अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग एजुकेशनलिस्ट है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि सबकी फिलॉसफी अलग अलग। कोई विद्वान कहता है कि भाई ईश्वर है, कोई कहता है कि जो नास्तिक होता बोलता है ईश्वर नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर को देखा किसी ने भी नहीं है। तो ये हर किसी की फिलॉसफी है। कोई एजुकेशन
को अलग ढंग से मानता है। कोई कहता है एजुकेशन इस प्रकार से होना चाहिए, किसी ने कहा टीचर सेंटर्ड है, किसी ने कहा कि करिकुलम सेंटर्ड है, किसी ने कहा कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ किस टाइप की होना चाहिए। एक ये जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास थी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को लेकर के। अब आप जैसे इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको कोई चीज़ नहीं लगेगी। फिर हम अगली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम डेप्थ में जाएंगे कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के कंपोनेंट क्या क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो ओके बाय।